एकनाथ शिंदे के साथ इतने सालों से काम किया है, मैं उनको पहचानता हूँ। वो क्या आदमी है, क्या आदमी है? अच्छा आदमी है। प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि एक नकली शिवसेना पैदा हो गई। इस देश में एक नकली प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं। एक टाइम पे बान और खान का चुनाव होता था, उन्होंने कहा कि वो हरा सांप बोलते थे और अब वो नमाज पढ़ने के फायदे बता रहे हैं। कंसीडर किया जाना चाहिए कि मुसलमानों से वोटिंग राइट ले लिए जाएं। ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, बाला साहब ठाकरे जी का था। देखो जो हुआ वो हुआ, कसाब की गोली से नहीं कर करे उनकी मौत हो गई। ये बोलने वाला आदमी आज भी बीजेपी के साथ है। देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि कसाब की चिंता करने वाले देवेंद्र फडणवीस के पास जानकारी बहुत कम होती है। यहाँ सालों साल से मराठी गुजराती एक साथ रहते, कभी हमारा झगड़ा नहीं हुआ। जब से मोदी जी आए हैं, अमित शाह जी आए, तब से यहाँ के गुजराती का दिमाग फिर गया है। अब उनको लगता है कि मोदी और 100 साल रहेंगे दिल्ली में। और राहुल गांधी का नाम आता है प्रधानमंत्री पद के लिए, आप समर्थन करेंगे? क्या वो गुण होंगे राहुल गांधी के जिसके चलते? मोदी जी में क्या गुण है? कंगना मेरी दुश्मन नहीं है हमारे। अलीशान मकान में रहती हो मुंबई में। हाँ, वो आप मंडी से लेके आई थी क्या? यहाँ ही कमाया ना, और आप मुंबई को बोलते हैं पाकिस्तान है। दूसरा नाम भी एक महिला का ये सर, नवनीत राणा। आपने उन्हें नाचने वाली कह करके अपमान किया। उनका प्रोफेशन है। अभी डॉक्टर को डॉक्टर बोलेंगे ना। लोगों ने कहा उस टोन में प्रॉब्लम थी। क्या आज कोई भी संभावना बाकी है कि शिवसेना के जो दो हिस्से हैं वो एक हो जाएं? हम उसको नहीं छोड़ेंगे। अब देखो क्या होता है। क्या होने वाला है सर? देखो, Brought to you by Sensodent K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप की चुनाव यात्रा। इस बातचीत में हमारे साथ हैं संजय राजा राम राउत, एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं सामना के, राज्यसभा सांसद हैं शिवसेना यूबीटी के, और लगातार खबरों में रहते हैं अपने चर्चित बयानों की वजह से। सर, कोई आपको कहता है नारद मुनि, कोई कहता है शुक्राचार्य। आपके हिसाब से आप कौन से मिथकीय किरदार से आइडेंटिफाई करते हैं? अभी जो हमारे राजनीतिक विरोधी है, हाँ। वो सबसे पहले सामना से डरते हैं। सामना एक ऐसा अखबार है महाराष्ट्र में या देश में, तो जो हम प्रहार करते हैं, जो लिखते हैं, तो हमारे विरोधी नाराज होते हैं। बाला साहब ठाकरे इन्हें ये अखबार बनाया, हम चलाया, सब 40 साल से मैं यहाँ बैठा हूँ लगभग। तो राजनीति में चलता है ऐसा कि कोई किसी को क्या बोलता है उस पर कोई ध्यान नहीं ऐसा देना मिथकीय चाहिए। पात्र है शास्त्रों में जिनके बारे में आपको लगता है कि मैं संजय हूँ मैं। अच्छा जो आप देखते हैं वो सत्ता को बताते हैं क्या सेना में भी? संजय से बड़ा पात्र क्या हो सकता है महाभारत में? संजय हूँ था। लोग क्लिप काट के बोलेंगे कि नेतृत्व अंधा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं। नेतृत्व अंधा नहीं है ना। नेतृत्व बहुत ही हमारा जागरूक है। लेकिन आप पूछा कि मेरा नाम ही संजय है। जो सच है वो मैं बताऊंगा, जो मेरे सामने है वो मैं लिखूंगा, बताऊंगा। और हमेशा बाला साहब ठाकरे साहब हो, उद्धव जो हमेशा मेरे पे विश्वास रखा है। सर, आपने बाल ठाकरे जी की याद निकाली। हम जानना चाहते हैं कि उनसे आपका प्रथम परिचय कैसा था? हमें पता चला कि आपने लोक प्रवाह के लिए 2 पार्ट का इंटरव्यू किया था उनका। पहली बार मिले तब कैसा लगा? नहीं, देखिए, मैं उनको पहली बार ऐसा नहीं मिला। हमारा पूरा परिवार उनके साथ ही रहा है। हम मूवमेंट के लोग हैं, आंदोलन में काम करने वाले लोग हैं। मेरे पिताजी भी आंदोलन में रहे पार्टी के साथ। और जब मैं कोई दूसरे अखबार में काम करता था तो सामना नहीं बना था, सामना बाद में आया है। तो मैं जहाँ था वहाँ मुझे बाला साहब ठाकरे ने ही रखा था, आप सीख लो, हमको आगे जाकर कुछ करना है। अच्छा, ये बाल ठाकरे के विचार थे कि आपको लोक प्रवाह में काम सीखना चाहिए? बाला साहब ठाकरे ने मुझे सब कुछ जो मेरी ज़िंदगी में है, जो मैं पढ़ा हूँ, लिखा हूँ, सीखा हूँ, या अनुभव मुझे जो मिला है, वो तो बाला साहब ठाकरे जी की वजह से ही मिला है। ये मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो आज मैं हूँ, बैठा हूँ यहाँ, अब मेरी उम्र 60, जब मैं यहाँ आया था सामना का एडिटर, तो मैं 28 ईयर्स थे, 28 साल का 28 में आप संपादक बन गए? मैं यहाँ संपादक बना था 28। अभी मैं 64 मेरा चल रहा है। हाँ, तो कितना एक लंबा समय मैंने उनके साथ बिताया है।
तो सामना में आने के बाद भी आपने क्राइम बीट शुरुआत में कवर की थी, उसके बाद भी आपने कभी मिस किया उस काम को, उस थ्रिल अभी करता हूँ ना। देखिए, क्राइम बीट्स उस वक्त अलग क्राइम बीट्स थे, आज की जैसी क्राइम बीट नहीं थी। उस वक्त मुंबई में रियल अंडरवर्ल्ड चल रहा था, अंडरवर्ल्ड जिसे आप हम लोग बोलते हैं अंडरवर्ल्ड। अभी देखो, राजनीति में भी बाला साहब ठाकरे जी थे, वो बहुत बड़े कार्टूनिस्ट थे, आपको मालूम है जी। और वो हमेशा जिस अखबार के लिए वो कार्टून बनाते थे, उस अखबार के लिए मैंने भी काम किया। हाँ, कार्टूनिस्ट, उनका पूरा जो जिंदगी था वो कार्टूनिस्ट में। जब आप आपसे बात करते थे वो मराठी में बोलते थे, अरे मी व्यंग चित्रकार आहे, माझी नज़र वेगळी है। बालासाहेब ठाकरे खुद को हमेशा आखिर तक राजनेता नहीं, व्यंग चित्रकार मानते थे, कार्टूनिस्ट। और जब बाला साहब ठाकरे ने कार्टून निकालना बंद कर दिया अचानक, तब बोलते क्यों, आपने क्यों बंद किया? अब वो कैरेक्टर नहीं रहे। अच्छा, अब किसके कार्टून निकाले? वैसे हमने जब क्राइम रिपोर्टिंग शुरू की थी तब ये टीवी नहीं था, इंटरनेट नहीं था, कुछ नहीं था। और मुंबई एक ऐसा शहर था, पूरा देश वहाँ देखता था क्या चल रहा है। तो उस वक्त मुंबई में वो सब बड़े बड़े नाम आते थे अंडरवर्ल्ड के। लोगों को स्टोरी पढ़ने में बहुत मजा आती थी अंडरवर्ल्ड की। दाऊद इब्राहिम हो, करीम लाला हो, हजी मस्तान हो, आपकी यूसुफ बात होती पटेल थी हो। सर कभी इनसे? हाँ, कोई ऐसी स्मृति आपको कि क्या कभी करना दाऊद का है? कॉल आया? अभी क्या करना है? अभी तो इतने एक एक कैरेक्टर थे, अरुण गवली हो, रमा नाइक, अशोक जोशी, मुझे सब याद है। तो हमने इतने बेहतरीन स्टोरी हम बना देते, कवर स्टोरीज। 10 मिनट में स्टॉल पे हमारा अखबार नहीं रहता था उस वक्त। एक्सप्रेस ग्रुप का था वो, लोकप्रभा, इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप का। लेकिन वो जमाना अलग था। अभी वो अंडरवर्ल्ड नहीं है मुंबई में, एक अलग दरबार चलता था अंडरवर्ल्ड का यहाँ। मैंने स्मृति की बात इसलिए पूछी सर कि जैसे आज दाऊद एक मतलब है ना, एक मिथकीय किरदार जैसा हो गया है कि कहाँ है पता नहीं चलता है, और आप लोग मिले हैं या आप लोगों ने जानकारी, आप लोगों ने बात की है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि जब एक क्राइम रिपोर्टर जिसको पता है कि ये इतने बड़े संगठित अपराधी से, सरगना से बात कर रहा है, जो कुछ भी कर सकता है, मैं छाप दूं अगर कुछ, तो वो किस तरह की बातचीत होती थी, किस तरह के विचार? देखिए, अंडरवर्ल्ड की तरफ से मैंने देखा है, यहाँ बहुत बड़ा गैंग वॉर चलता था। गैंग वॉर में कितने लोग मारे गए हैं, पुलिस मारे गए, इनकाउंटर में मारे गए हैं। गैंग में तो ये जो गैंग्स के लीडर थे, उनके घर के लोग इतने, करीम लाला के घर में तो 6-6, 7-7 लोग मारे गए। करीम लाला के घर में, आपको बता, दाऊद का खुद का भाई मारा गया है। ये सब आपने उस टाइम कवर किया है? हाँ, ये जो बाजू में सिद्धिविनायक का जो पेट्रोल पंप है, सिद्धिविनायक मंदिर, उसके बाजू में पेट्रोल पंप है, और वहाँ उनका भाई का मर्डर हो गया, मारा वो लोग, शब्बीर उसका नाम था। वो पेट्रोल भरने के लिए उनकी गाड़ी आ गई, उनको शूट किया। ये मुंबई ने बहुत कुछ देखा है। अभी नई बात छोड़ दो, अभी क्या करना आपने मातोश्री में भी बहुत कुछ देखा है। हम ये जानना चाहते हैं कि क्योंकि आपका एक्सेस था, आप लगातार मिलते रहते थे, और आपने बहुत करीब से उस परिवार को बनते हुए देखा। हम जानना चाहते हैं कि आपके राय में जब ये लोग बच्चे थे, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे, तब इनमें क्या सिमिलरिटी, डिससिमिलरिटी, इनमें फ़र्क क्या था? कैसे ये अलग अलग व्यक्तित्व थे? स्प्लिट पे बात ऐसी है कि हम सब लोग एक दूसरे के साथ, हम सब मित्र थे। राज ठाकरे मेरा सबसे क्लोज फ्रेंड था। ये कई लोगों ने हमसे कहा। ऐसा नहीं कि उद्धव जी थे, राज ठाकरे में एक साथ ही बड़े हो गए लगभग हम समाज में या राजनीति में, और लेकिन राज ठाकरे से हमारी ज़्यादा दोस्ती रहती थी। लेकिन जब राज ठाकरे ने एक निर्णय लिया था, हम उनके साथ नहीं गए। लोग उस वक्त बोलते थे, दोस्तों में कुछ बात नहीं हुई कि? हमेशा होती है, अभी भी होती है। हाँ, क्यों नहीं होनी चाहिए बात? वो तो महायुति के साथ, अब देखिए वो महायुति के साथ है, लेकिन एक रिश्ता तो रहता है सालों साल का। अब उनका रास्ता अलग है पॉलिटिकली, हम हमेशा बाला साहब ठाकरे जी के साथ रहे, कितने भी संकट हो, कितने भी तूफान हो। क्या वजह लगती है सर आपको कि बाल ठाकरे ने अपने पुत्र को चुना, पुतने को नहीं चुना? तो किसको चुनना चाहिए? नहीं, मैं समझना चाहता हूँ फिनोमेना के लेवल पे। देखिए, राज ठाकरे आपके हिसाब से उनके दिमाग में तब क्या चल रहा था? देखिए, राज ठाकरे अजय व्यक्ति एक बहुत अच्छा इंसान है,
लेकिन संगठन चलाना, संगठन को बढ़ाना, लोगों को संभालना, शिवसेना एक केडर बेस पार्टी है, ये बहुत बड़ी बात होती है। अभी राज ठाकरे जी की पार्टी है, आप देखो ग्रोथ हो गया पार्टी का, अब खुद संभाल रहे हैं ना पार्टी को, लीडरशिप खुद अपने बनाई उसने, लेकिन पार्टी कहाँ है आप मुझे बताइए ना। बाला साहब ठाकरे के एक विजन थी, उनको मालूम था कौन क्या काम कर सकता है। उद्धव ठाकरे जी ने सिर्फ ये पार्टी संभाली नहीं, पार्टी बढ़ाई, इतने संकट झेले हैं हम लोगों ने, तो उनकी लीडरशिप ने पार्टी बढ़ी भी है, संकट में पार्टी संभाली भी है। ये सब करना आसान नहीं होता। सबसे आपने कहा कि बहुत संकट उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में देखें शिवसेना ने, बात ठीक है। जुलाई 2022, उससे पहले जून 2022 आता है जब महाविकास अघाड़ी की सरकार गिरती है, और उससे भी पहले 2-2.5 साल पहले एक बड़ा विवाद खड़ा होता है कि बंद कमरे में उद्धव ठाकरे और अमित शाह की कोई मुलाकात हुई जिसमें किसी ने किसी से कुछ वादा किया। इस बैठक के बारे में, इस मुलाकात के बारे में आपकी क्या जानकारी है? क्या ये थे बैठक ना वहाँ, कमरे में थे? हम लोग सब बाहर बैठे थे। अभी एक अंदर कमरा है ना जहाँ हम बैठे, मातोश्री में हुई थी बैठक? मातोश्री में हुई। सब हम चर्चा कर रहे थे, बाद में उद्धव जी और अमित शाह अंदर चले गए, 2-5 मिनट के लिए वापस बाहर आ गए। एक ऐसा रिश्ता है कि उन्होंने आपको हिंट कर दिया था तब? हाँ, कि जो हम चाहते हैं वो मान्य हो गया है। और बाद में हम लोग गए, अमित शाह जी भी थे, देवेंद्र जी थे, और भी नेता उनके थे। वहाँ से हम गए प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने वर्ली में होटल ब्लू सी, वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई। लेकिन मैं खुद जो हो गया, सब जो हो रहा था, मैं अस्वस्थ था, मुझे लगता था कुछ गड़बड़ है उसमें। क्या वजह थी आपके इस डाउट की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पे मेरा कभी विश्वास नहीं रहा, अलायंस में थे तब भी? कभी नहीं रहा। वो हमेशा मेरे बारे में शिकायत करते रहे। इतने सारे चुनाव आप लोगों ने साथ में लड़े तो हैं, क्या हो गया, बार लेकिन मनोहर जोशी ये लोग के झूठ टाइम बोलते पे, हैं, देवेंद्र फडणवीस ये लोग अपने शब्दों के पक्के नहीं रहते हैं। तो हमने देखा है कि देवेंद्र फडणवीस जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को शुरुआत की, उस वक्त मैं 2 मिनट था वहाँ, बाद में मैं वहाँ से चला गया। और देवेंद्र जी ने अमित शाह जी के सामने ये कहा, आप जाकर ये न्यूज़ ढूंढ सकते हैं, यूट्यूब पर मिलेगी, आप सबने ये रिकॉर्ड भी किया था कि हम फिर एक साथ आ रहे हैं। उस वक्त स्प्लिट हो गया था, हम अलग लड़े थे, वो अलग लड़े थे, दोनों अलग लड़े थे। अब हम लोकसभा चुनाव एक साथ लड़ेंगे। वो लोकसभा के लिए आ गए थे उस वक्त, और हमने ये तय किया है, या हमारा एग्रीमेंट हुआ है कि विधानसभा में हम एक साथ लड़ेंगे, और पावर शेयरिंग जो है वो 50-50 होगा। ये उनके शब्द है, ये तय हो गया अमित शाह जी और उद्धव जी में। पावर शेयरिंग 50-50, ये उनका वर्ड है। ये कैसे बोल सकते हैं ये? उसका मतलब है कि सत्ता में हम बराबर के भागीदार, हिस्सेदार रहेंगे, और उसमें मुख्यमंत्री पद नहीं, ऐसा कैसा हो सकता है? क्या मुख्यमंत्री कोई एनजीओ है क्या? उनका कहना था कि भाई ज्यादा सांसद हमारे हैं तो मुख्यमंत्री हमारा होगा। नहीं नहीं नहीं, विधायक, माफ कीजिए, विधायक आपके आपने ज़्यादा सीटें लड़ी है तो आपके ज़्यादा आ जाएंगे, और हमारा मुख्यमंत्री नहीं होना चाहिए, इसलिए हमारी कुछ सीटें ये लोगों ने गिराई, लोग खड़े कर दिए हमको हराने के लिए, वो छोड़ दीजिए। लेकिन देखो, मुख्यमंत्री पद की बातचीत हो गई थी ना, अगर आप 1 साल मुख्यमंत्री पद दे देते तो क्या होता? अभी आपने एक बेईमान को 2.5 साल 3 साल बनाया ना, हमारी पार्टी का आदमी है, वो आपको चलता है। उद्धव ठाकरे एक ही साल सीएम रहने वाले थे यदि उद्धव जी उस वक्त उद्धव जी नहीं बनने वाले थे। कोई वो हमारा इस प्रकार का कोई बातचीत नहीं रही थी कि उद्धव ठाकरे बनेंगे। उद्धव ठाकरे बनने वाले नहीं थे, शिंदे कोई बनाने वाली। मैं वही बोलने वाला था कि संभवतः एकनाथ शिंदे को हमने लेजिस्लेटिव पार्टी का प्रमुख बनाया था उस वक्त, तो शिंदे ही बनेंगे। आपने शिंदे को अभी बनाया ना पार्टी तोड़कर, तो उस वक्त क्यों नहीं बनाया?
जो एग्रीमेंट हमारी हुई थी उस वक्त बना देते तो ये सब ये चोर लफंगेगिरी चल रही है वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती ना। इसलिए हमने हमेशा मेरी ज़िंदगी में बीजेपी को पर कभी विश्वास नहीं रखा। सर, लोग कहते हैं कि 2019 में महाविकास आघाड़ी बनने के और फिर 2022 में महाविकास आघाड़ी के टूटने के, उसकी सरकार गिरने के सबसे बड़े कारणों में से एक संजय राउत थे। जब सरकार बनती है तो ये कहा गया कि जिन लोगों ने बात की थी एनसीपी से, शिवसेना की ओर से, उनमें से एक प्रमुख व्यक्ति आप थे। किससे मुलाकात हुई थी आपकी? हमने तय किया बीजेपी के साथ नहीं जाना है। बीजेपी हमको धोखा दे रही है, जो एग्रीमेंट या जो बातें हुई है वो मानने को तैयार नहीं, तो हमारे पास और क्या पर्याय हो सकता है। हमारी भी पार्टी है महाराष्ट्र में, बड़ी पार्टी है, बाला साहब ठाकरे जी की पार्टी है, तो आप मुझे बताइए ना दूसरा हमारे पास कौन सा विकल्प था। हमारा विकल्प ये है कि हम जो हमारी महाराष्ट्र में प्रमुख पार्टीज है उनके साथ बैठकर चर्चा करें और एक ऐसी सरकार बनाए जो ठीक से चले, गठबंधन की सरकार। और हमने बात की पवार साहब से या कांग्रेस से, राहुल जी से या और सभी नेताओं से, और फार्मूला बन गया। उसमें गलत क्या है? अगर बीजेपी हमको धोखा दे सकती है तो हम धोखा देने की बात नहीं करते, हम महाराष्ट्र को स्टेबिलिटी देने की बात हम कर रहे थे। शरद पवार जैसे बड़े नेता हैं, उनको भी राजनीतिक और इस राज्य की समझ है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। क्या थोड़ा भी आप लोग मतलब जब ये अलायंस हो रहा था, क्या मन में लेश मात्र भी संशय था? क्योंकि एक एग्जाम्पल हो गया था, अजीत पवार सुबह सुबह जा करके उप मुख्यमंत्री उस समय बन गए थे कि ये अलायंस टिकेगा या नहीं टिकेगा। अलायंस टिकेगा, क्यों नहीं? जिस तरह से अलायंस को तोड़ा है वो कोई नैतिकता नहीं है। ईडी सीबीआई, आधे लोग तो ईडी सीबीआई के रडार पर थे, खुद एकनाथ शिंदे थे, अजीत पवार थे। ये डर है, ये डर के मारे भाग गए। सर, एक बयान बार बार शिवसेना की तरफ से दिया जा रहा है कि इनके कंपाउंड में कहीं पैसा बरामद हुआ तो आकर के रोए थे उद्धव ठाकरे के पास। इस बात का आधार क्या है? कब हुई थी ये घटना? देखिए एकनाथ शिंदे, क्योंकि वो तो कह रहे हैं भी सबूत है, तो बता दीजिए आप। कौन बोल रहा है ये? एकनाथ शिंदे के लोगों को गिरफ्तार किया था 4 दिन पहले ईडी ने, सबको मालूम है। उसके बाद ये सब प्रक्रिया शुरू हो गई, पार्टी तोड़ने की, पार्टी छोड़ने की। देखो ये सभी लोग, चाहे अजीत पवार जी हो चाहे एकनाथ शिंदे हो, एकनाथ शिंदे के साथ तो हमारा पार्टी में हम एक साथ इतने सालों से काम किया है, मैं उनको पहचानता हूँ। वो क्या आदमी है, क्या आदमी है? अच्छा आदमी है। उस वक्त था लेकिन डर गया, वो डर गया। ये इतने डरपोक लोग निकले, हमको भी जेल में डाला ना, हम डर गए क्या? केजरीवाल डर गया क्या? सिसोदिया डर गया? अनिल देशमुख डर गया? अब अपने आप को बाला साहब ठाकरे के शिवसैनिक मानते हो, जो हम आज है, चाहे शिंदे हो कोई हो, वो जिस पार्टी ने हमको दिया है, बनाया है बाला साहब ठाकरे ने, उनकी पार्टी अगर संकट में है तो हम छोड़कर भाग जाए? मर जाएंगे हम। लेकिन परिवार से और पार्टी से दगाबाजी नहीं करेंगे। हमको भी जेल में लेके गए, हम जेल में रहे, वापस आए, पार्टी का काम शुरू कर दिया। कोल्हापुर में प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि एक नकली शिवसेना पैदा हो गई जो बाल ठाकरे के नाम का गैर इस्तेमाल कर रही है। ये देश में एक नकली प्रधानमंत्री काम कर रहा है, जो प्रधानमंत्री पद की गरिमा ही मेंटेन करने को तैयार नहीं। दर्द उनका जो बयान आता है, ये प्रधानमंत्री की भाषा नहीं है। आप देखिए पंडित नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, कितनी बड़ी परंपरा है। आप चुनाव प्रचार में जाते हो, आप देश के प्रधानमंत्री हो, 10 साल से प्रधानमंत्री हो, आप तीसरी बार वोट मांगने जा रहे हो, तो आप विकास के ऊपर बोलिए, लोक कल्याण के ऊपर बोलिए, देश का आगे का विजन क्या है उसके ऊपर आप बात करिए। आप ये नकली, ये डुप्लीकेट है, चाइना का माल, ये है, ये प्रधानमंत्री को शोभा देता है या किसी गृह मंत्री को शोभा देता है? हमने तो ऐसे प्रधानमंत्री कभी देखे नहीं। हमने भी 10-12 प्रधानमंत्री देखे हैं देश में, और हम उनके खिलाफ काम किया है। हमारी पार्टी कांग्रेस के प्रधानमंत्री, हम उस वक्त नहीं थे कांग्रेस के साथ, लेकिन एक गरिमा रखी, प्रतिष्ठा रखी है पद की। सर,
9 जुलाई 2022 का एक आर्टिकल है द प्रिंट का, मानसी फड़के ने लिखा है और उसका टाइटल है नारद मुनि शुक्राचार्य 1 in 3 शिवसेना रेबल्स ब्लेम संजय राउत फॉर स्प्लिट। 39 विधायक तब गए थे एकनाथ शिंदे के साथ और 13 ने पब्लिक स्टेटमेंट्स दिए थे कि आपके चलते महाविकास आघाड़ी से हम अलग हुए हैं, आपके चलते टूट हुई है। उन्होंने कहा कि हमें सुअर कहा, हमें वेश्या कहा, संजय सिरसाट बोल रहे थे। क्या कहना चाहेंगे इन सारी बातों? बोलने दो ना। अब ये डरपोक भागने वाले गद्दार बेईमान लोग हैं, वो तो ऐसी बात हमारे बारे में कहेंगे, उद्धव जी के बारे में कहेंगे, उनके ऊपर क्या ध्यान देना है? नहीं, वो कह रहे थे कि आपने सुअर और वैश्या कहा है जो लोग छोड़ के गए हैं। तो क्या है और क्या कहना चाहिए फिर? आप मुझे बताइए कि दूसरा कोई शब्द है ऐसे लोगों के लिए? अगर आपको पार्टी छोड़ना है तो पार्टी के विधायक पद का त्यागपत्र दीजिए और चुनाव लड़िए। एकनाथ शिंदे को अगर पार्टी छोड़नी है या और किसी को पार्टी छोड़नी है, 40 लोगों को, जरूर आप छोड़ सकते हैं पार्टी, लेकिन जिस पार्टी की ने आपको उम्मीदवार बनाकर चुन कर लाया है, हमने वोट मांगा है, हमने कैंपेन किया है, हमारी पार्टी की प्रतिष्ठा थी इसलिए आप जीत कर आए हो, हमारे पार्टी का केडर था इसलिए जीत कर आए हो, तो आप त्यागपत्र दीजिए और आप चुनाव लड़िए। जरूर हम आपको इस प्रकार के भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हिम्मत है। ये पूछते हैं कि भाई संजय राउत मतलब इतने पढ़े लिखे हैं, पत्रकार हैं, एक अखबार के संपादक हैं, राज्यसभा सांसद है, वो ऐसी भाषा क्यों करते? सबसे पहले मैं शिव सैनिक हूँ और मेरी पूरी जिंदगी बाला साहब ठाकरे जी के साथ चलेगी। जो बेईमान है पार्टी में हम उसको नहीं छोड़ेंगे। अब देखो क्या होता है। क्या होने वाला है सर? देखो ऐसी बेईमानी हमने बहुत देखी है। देखो नारायण राणे छोड़कर चला गया, हमने उसको 4 बार हराया, अभी 5वीं बार हारने जा रहा है। लोग महाराष्ट्र में जो लोग शिवसेना से बेईमानी करते हैं उनको छोड़ते नहीं, लोग उनको हराएंगे। सर आपने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया कि नकली शिवसेना है, आपने कहा नकली प्रधानमंत्री है, ये राजनीतिक बयान। आज हमारे पास हमारा पार्टी का नाम नहीं है, हमारे पास चिन्ह नहीं है, सब कुछ नया है, फिर भी हम चुनाव में डटकर खड़े हैं और लड़ रहे हैं। मैं इस पार्टी की सर आइडेंटिटी और आइडियोलॉजी पर बात करना चाहता हूँ। जैसे बाल ठाकरे उन नेताओं में थे जिन्होंने मतलब सबसे खुलकर अगर हिंदुत्व की राजनीति किसी ने की है, किसी ने अगर एक्सेप्ट किया है कि हाँ अयोध्या में जो हुआ उसमें हमारे लोग इन्वॉल्व थे, उनमें बाल ठाकरे का नाम है। अनअपोलोजेटिक हिंदुत्व लीडर थे वो, और उसी तरह की भाषा का वो इस्तेमाल करते थे, उसी तरह के उनके काम हुआ करते थे, एक कंटिन्यूटी थी। और इसीलिए शिवसेना का जो कार्यकर्ता था, काडर था, जो शाखा में शिवसैनिक आते थे, उनके दिमाग में एक चीज़ क्लियर थी कि वो सही गलत उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन हमारा लीडर क्या चाहता है, हमारा लीडर क्या कहता है, हमसे उसकी क्या एक्सपेक्टेशन है। अब क्या हुआ है, जब से महाविकास आघाड़ी में शिवसेना आ गई है, यूबीटी, तो लोग एक डिफरेंस की तरफ रेखांकन कर रहे हैं। जैसे औरंगाबाद में प्रशांत और मैं थे, वहाँ पर हमें बताया गया कि एक टाइम पे बान और खान का चुनाव होता था। इम्तियाज जलील से हमने बात की, वो नाम लेकर के कह रहे थे कि चंद्रकांत खैरे बहुत सीनियर लीडर हैं शिवसेना यूबीटी के, उन्होंने कहा कि वो हरा सांप बोलते थे और अब वो नमाज पढ़ने के फायदे बता रहे हैं। आप संजय राउत, एक समय पे 2015 की आपकी बात है, सामना में ही था कि कंसिडर किया जाना चाहिए कि मुसलमानों से वोटिंग राइट ले लिए जाएं। इस तरह के बयान अब नहीं आते हैं, तो शिवसेना का जो काडर है वो कंफ्यूज होता है कि पहले जो चल रहा था वो सही था या अभी जो चल रहा है वो सही है। देखो बात ऐसी है, इस देश में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, हर भाषण में हिंदू मुसलमान करता है वोट के लिए। महाराष्ट्र में कल आए थे, अहमदनगर में सिर्फ हिंदू मुसलमान, ये कब तक चलेगा? आपको फिर एक बार देश को देखो, जो हुआ वो हुआ। अयोध्या के बाद जो हुआ है वो उस वक्त की ज़रूरत थी, कर दिया। हमने उसकी जिम्मेदारी ली, हमने उसके लिए बहुत कुछ खोया है। हमारे लोग मारे गए उसमें, सैकड़ों लोग यहाँ हमारे मारे गए। आज भी हमारे पर केसेस चल रहे हैं, केसेस कम नहीं हो गए हैं। लेकिन देश को आगे भी लेकर जाना है। इस देश में 22 करोड़ हमारे मुसलमान हैं, उसमें से हमने कभी ये नहीं कहा कि मुसलमान गलत है। कुछ लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान के साथ मिलकर देश में
गड़बड़ करना चाहते, जैसे अभी बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, ये हो गया, हम खुलकर सामने आ गए, दंगे हो गए, खुलकर सामने आते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी, बीजेपी हर बार हिंदू मुसलमान करेगी तो देश में कभी स्टेबिलिटी नहीं आएगी। आपको वोट चाहिए मुसलमानों के ना, हमने कहा था, ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है मुसलमानों का वोट का राइट निकाल, ये बाला साहब ठाकरे जी का था। ये बाला साहब ने कहा था कि ये हमेशा मुसलमानों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ये बंद होना चाहिए। जिस दिन आप मुसलमानों का वोटिंग का राइट निकालोगे, ये एक भी मुसलमानों का मसीहा मुसलमानों के साथ खड़ा नहीं रहेगा, क्योंकि वोट बैंक खत्म हो गई। ये बाला साहब ठाकरे जी का बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट उस वक्त था, और आज भी मैं उनसे मानता हूँ ये वोट बैंक की राजनीति जो चल रही है इस देश में, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे दलित हो, ये कब खत्म होगी? सर, दो चीज़ें हम जानना चाहते हैं। पहली तो ये कई सारे पॉलिटिकल कमेंटेटर्स ने और जो आम शिव सैनिक काडर है उसके दिमाग में भी ये प्रश्न है कि ये बिल्कुल ठीक है कि अलायंस हुआ है, वो राजनीति की आवश्यकता है, पर आइडियोलॉजिकल स्पेस में क्या अभी शिवसेना यूबीटी ये मानती है कि मुस्लिम वोटों के लिए क्या हिंदुत्व की समझ को चेंज किया जा सकता है, उसे डाइल्यूट किया जा सकता है? शिवसेना ने कभी और आपका हिंदुत्व भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व से कैसे अलग है? भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्ववादी पार्टी नहीं रही है। कारण? भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक मुसलमान विरोधी पार्टी रह गई है। हिंदुत्व का विस्तार और व्याप्ति बहुत बड़ी है। हमारा हिंदुत्व बाला साहब ठाकरे के ज़माने से मैं देखता हूँ। देखो, बाला साहब ठाकरे के साथ मेरी पूरी ज़िंदगी गई है। हिंदुत्व क्या है मुझे मालूम है। हमारे लोगों की विधायकी और सांसद हिंदुत्व के नाम पर चली गई है, आपको मालूम है। हमने एक बार उनको पूछा था, हम तो हमेशा बात करते थे, जब ईरान में खोमेनी का उदय हो गया था, तो मैंने कहा था कि क्या आप हिंदुओं का खोमेनी बनना चाहते हो? ये मेरा सवाल था ओपनली। हम लोग हिंदुत्व की तरफ पार्टी को लेके जा रहे हैं और आप हिंदू हृदय सम्राट हैं, लेकिन आप तो बहुत लिबरल किस्म के नेता हो, सबको साथ, बाला साहब ने सबको साथ लेकर काम किया है। मातोश्री में लोग नमाज पढ़ते थे, आपको मालूम है, तो आप देख लीजिए रिकॉर्ड पे, अगर कोई मुसलमान आया है और उसका नमाज का टाइम हो गया तो मातोश्री में नमाज पढ़ते थे लोग, यहाँ नमाज पढ़िए, उससे क्या होता है। तो बाला साहब को मैंने पूछा था कि आप हिंदुओं के खोमेनी बनना चाहते हैं? नहीं, मैं हिंदुओं का खोमेनी कभी नहीं बनूंगा। क्या वजह दी उन्होंने इसकी? वजह है कि देश सबका है और हमको बहुत ही हमारा दिल और हृदय खुला रख कर काम करना पड़ेगा इस देश में। खोमेनी जिस तरह से ईरान को इस्लाम रिपब्लिक बनाना चाहता है, इस्लामिक कंट्री, ये देश ऐसा नहीं बन सकता। ठीक बात है सर। कुछ सवाल अब हमारे सीटों को लेकर के हैं और आपके गठबंधन को लेकर हैं, क्योंकि आप गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं। हम मुंबई शहर में आपसे बात कर रहे हैं, जो कि गढ़ माना जाता है शिवसेना का और मराठवाड़ा। पहली चीज़ हम ये जानना चाहते हैं कि मुंबई की एक सीट है सर, मुंबई नॉर्थ सेंट्रल। यहाँ पे कांग्रेस ने आरिफ नसीम को टिकट नहीं दिया, उन्होंने पार्टी छोड़ दी। कारण पूछा, उन्होंने कहा, उनको बताया गया कि गठबंधन की मजबूरियां हैं। वो एक इशारा था शिवसेना की तरफ। आपकी तरफ से स्टेटमेंट आया, भाई हमने तो नहीं रोका आरिफ नसीम को किसी को टिकट देने के लिए, आपको देना है तो दे दीजिए। क्या बातचीत में, कोऑर्डिनेशन में अभी भी गुंजाइश है अलायंस में? सेना एक तरफ, कांग्रेस एक तरफ। देखो, वो सीट कांग्रेस पार्टी को छूटी है। किसको टिकट देना है नहीं देना है वो उनके पार्टी का निर्णय है। फिर उन्होंने आपकी तरफ क्यों लक्ष्य किया? मुझे मालूम नहीं। देखिए, अगर नसीम खान कांग्रेस के सीनियर नेता है, महाराष्ट्र में कैबिनेट में मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं, हम उनको विरोध क्यों करेंगे? और बहुत ही अच्छा चेहरा है, मुसलमान समाज में अच्छा काम करने वाला नेता है। वो जो सीट है वहाँ 4.5 लाख मुस्लिम वोटर्स हैं, लगभग 2-2.5 लाख दलित वोटर्स है, शिवसेना के भी 4 लाख वोट्स वहाँ आराम से है। तो अगर कोई भी कांग्रेस वहाँ उम्मीदवार देता है तो जीत, वहाँ सुनील दत्त साहब भी लड़े हैं, प्रिया दत्त लड़ी है, कभी शिवसेना के भी सांसद वहाँ होते थे। अभी पूनम महाजन 2 बार जीत कर आई, वो लहर में आ गई, लेकिन इस बार हम लोग वो सीट जीत रहे, चाहे नसीम खान जी हो या चाहे वर्षा गायकवाड़, हमको कोई तकलीफ, आपकी सीट है, आप तय करो। इसी सीट से भारतीय जनता पार्टी ने उज्जवल निकम को टिकट दिया है।
विजय वडेट्टीवार, उनका स्टेटमेंट आपने भी सुन लिया होगा। उनका कहना है कि हेमंत करकरे शहीद हैं, अशोक चक्र से अलंकृत हैं, उनकी मृत्यु कसाब की गोलियों से नहीं हुई है, संघ से जुड़े हुए पुलिस वालों से हुई है। देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि कसाब की चिंता करने वाले देवेंद्र लोग। फडणवीस के पास जानकारी बहुत कम होती है। आपको लगता है ये स्टेटमेंट आपको नुकसान कर सकता है विजय वडेट्टीवार? क्या है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है वो। बात ऐसी है कि आपको पूरा इतिहास मालूम नहीं। हेमंत करकरे जी का अच्छे अधिकारी थे, एटीएस के चीफ थे जी जब ये एटीएस के चीफ थे तो यही हेमंत करकरे जी ने साध्वी प्रज्ञा जी को अरेस्ट किया था। जी मालेगांव ब्लास्ट का जो केस था ना, जी साध्वी प्रज्ञा सिंह को अरेस्ट किया था, कर्नल पुरोहित को अरेस्ट किया था मालेगांव ब्लास्ट में, जी मेजर रमेश उपाध्याय को अरेस्ट किया था, एक स्वामी दयानंद थे उसको अरेस्ट किया था मालेगांव। और उस वक्त हमारी सरकार नहीं थी और एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था वो सामने लाया था कि ये लोगों ने मिलकर ये ब्लास्ट किया है। तब संघ परिवार और हेमंत करकरे का संघर्ष शुरू हुआ था, क्योंकि एक बहुत बड़ी साजिश एक्सपोज की थी करकरे जी ने कि ये लोग देश में ब्लास्ट करना चाहते हैं, दंगे भड़काना चाहते हैं, उसमें हमारा कोई संबंध नहीं है, ये आपस में चल रहा था। तो अचानक 26/11 का हमला हो गया, करकरे जी शहीद हो गए उसमें। ये सबसे पहले मुद्दा किसने उठाया था? ये मुद्दा जो है कि कसाब की गोली से नहीं करकरे उनकी मौत हो गई, ये बोलने वाला आदमी आज भी बीजेपी के साथ है। हसन मुशर्रफ, एसएन मुशर्रफ जी, हसन मुशर्रफ जो आज मंत्री है उनके फडणवीस के कैबिनेट में, उनके एक भाई थे एसएम मुशर्रफ, जी वो उस वक्त एडिशनल डीजी थे जी पुलिस में। ये मुद्दा उसने उठाया था। आप जाकर उनको पूछिए ना, बुक लिखी थी 2009 में उन्होंने, हु किल्ड करकरे। तो आप फडणवीस ने मुशर्रफ को जाकर सवाल पूछना चाहिए, ये प्रचार और उसमें क्यों भाषण कर, जाओ पूछो, उसको बुलाइए, आपने किस आधार पर ये स्टेटमेंट किया है। ये फडणवीस मोदी जैसे लोग हैं, ये झूठ बहुत बोलते हैं हिंदुत्व के नाम पर। सर उस किताब के को हमने भी रेफर किया है, उसमें हमने वो किताब नहीं पढ़ा। हम मानते हैं कि करकरे जी शहीद हो गए हैं, इतने लोग वहाँ शहीद हो गए पुलिस, तो अकेले करकरे को कोई दूसरा आदमी आकर गोली मारेगा? ऐसा होता है क्या कभी? उस वक्त इस मुंबई में क्या माहौल था, पूरा पैनिक था। अशोक कामटे जी की मौत हो गई, विजय सावरकर, हाँ, करकरे 3 सीनियर ऑफिसर्स, एक गाड़ी में। सीनियर और 20 एक पुलिस वाले मारे गए। ये सभी, तुकाराम मोमड़े मारा गया जिसने कसाब को पकड़ा। तो ये इस प्रकार से किसी के शहादत के ऊपर इस प्रकार से संशय लेना ये ठीक नहीं है। मतलब विजय वडेट्टीवार को स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए था, गलत है ये। ठीक है। और आपके हिसाब से हेमंत करकरे जी की शहादत में कोई क्वेश्चन नहीं? कोई नहीं, नथिंग। ठीक है। अलायंस में और आगे जाते हैं सर। हमने मुंबई नॉर्थ सेंट्रल की बात की, सांगली एक सीट है वेस्टर्न महाराष्ट्र की सीट्स में से एक है। वसंत दादा पाटिल के नातू, उनके ग्रैंडसन विशाल वहां से अपक्ष खड़े हो गए। कारण बता रहे हैं कि शिवसेना यूबीटी ने बिना पूछे टिकट अनाउंस कर दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? सभी सीटें पुष्कर गई और सांगली की नहीं गई। देखो, विशाल पाटिल वसंत दादा पाटिल के पोते हैं, लेकिन वसंत दादा पाटिल नहीं है, बाला साहब ठाकरे है। वो बाला साहब ठाकरे, हम नहीं है। ये उद्धव जी या राज ठाकरे या आदित्य, हम बाला साहब ठाकरे नहीं बन सकते। शरद पवार है, सुप्रिया सुळे शरद पवार जी नहीं बन सकती। तो वसंत दादा को समय हो गया गए हुए। वो जो एक जनरेशन थी, पीढ़ी थी, वो भी अब नहीं है वहाँ। लेकिन उनका काम बड़ा था। अभी विशाल पाटिल और उनका परिवार लगभग 4-5 बार चुनाव हार गए हैं, बार चुनाव हारते रहे हैं ये लोग। तो हमने कहा कि इस बार हम ट्राई करेंगे। इसमें जयंत पाटिल की कोई भूमिका नहीं थी? कोई नहीं। पाटिल जी के ऊपर किसी अगर कोई आरोप करता है तो गलत है। ये सीट, मैं सीट शेयरिंग के लिए बैठा था। मैंने कहा कि अगर कोल्हापुर की सीट कांग्रेस को हमने छोड़ दिया पश्चिम वेस्टर्न महाराष्ट्र की, तो हमारे पास एक ऐसी सीट चाहिए लड़ने के लिए, तो सांगली है जहां कांग्रेस नहीं है। क्योंकि 2019 का चुनाव कांग्रेस वहां लड़े ही नहीं है, वो किसी और पार्टी को सीट दी थी, स्वाभिमानी शेतकरी संगठन,
और विशाल पाटिल कांग्रेस छोड़कर उस पार्टी से चुनाव लड़े थे। विशाल पाटिल झूठ बोल रहा है। तो हमने कहा कि हमको दीजिए, हम कोशिश करेंगे और हम एक साथ मिलकर अगर ताकत लगाएंगे तो वो सीट जीत सकती है। लेकिन मतलब सांगली लड़ने का फैसला आपका था? हमारा पार्टी का फैसला है। अच्छा, पार्टी में किसका सर? उद्धव जी था, उद्धव जी का था, हमारा था। क्योंकि जयंत पाटिल के बारे में मैंने इसलिए पूछा क्योंकि हम हाथ कनंगने गए थे लोकसभा में, मैं और प्रशांत। वहाँ हमको राजू शेट्टी मिले, शेतकरी संगठन के मुखिया, और उनसे हमने सवाल किया कि आपकी बात चल रही थी वही कि एमवीए में जाके लड़ेंगे, और उद्धव ठाकरे ने बहुत समझाया आपको कि आप अलायंस में आ जाइए, लेकिन आप नहीं गए। हमने उनसे कहा कि आपका क्या ईगो आड़े आया था? उन्होंने पता जवाब क्या दिया? उन्होंने ये जवाब दिया कि अगर ईगो आड़े आता तो मैं मातोश्री नहीं जाता। उनका ये कहना है हमारे पास कैमरे पे कि 2021 में ज़रूर अलग हुआ था एमवीए से, लेकिन मैं मातोश्री गया था अपना ईगो एक तरफ रख के। उद्धव ठाकरे से मेरी मुलाकात हुई। उद्धव ठाकरे ने मुझे कहा कि लिस्ट डिक्लेयर जिस दिन होगी उस दिन ये अनाउंसमेंट होगा कि हाथ कनंगने सीट को छोड़ दिया जाएगा, उसमें कोई कैंडिडेट नहीं देंगे, और राजू शेट्टी के समर्थन का ऐलान कर दिया जाएगा। वो कह रहे हैं कि मेरी क्लियर बात हो गई थी उद्धव ठाकरे से, लेकिन जयंत पाटिल के इंसिस्टेंस पर नहीं, उनको फोर्स किया गया कि आप मशाल, ये जो आपका चुनाव चिन्ह है यूबीटी का, उस पे लड़िए, और इसलिए वो एमवीए में नहीं है। गलत है ये रॉन्ग परसेप्शन है। उस सीट पर भी जयंत राव का कोई संबंध नहीं। हाँ जरूर उस चुनाव का क्षेत्र पे जयंत राव जी का प्रभाव बहुत है। खुद का जो उनका क्षेत्र है वाड़वा, जहाँ से वो चुन कर आते हैं, वो उस क्षेत्र में आता है हथकलंगड़ी। वहाँ एनसीपी की ताकत है बहुत बड़ी। वहाँ शिवसेना का सिटिंग एमपी था। हमने जयंत राव को पूछा था क्या करना है। जयंत राव जी ने कहा कि अगर राजू शेट्टी आपके साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो हम उनको उम्मीदवार बनाना चाहिए। लेकिन हमने ये कहा उनको कि देखो सीट शिवसेना की हमारे एक सीट कम हो जाएगी क्योंकि हम संकट में हैं, हमारा चिन्ह नया है, महाराष्ट्र में मशाल हमको पहुंचानी है, तो हम राजू शेट्टी जी को रिक्वेस्ट करेंगे कि आपकी पार्टी अलग रहेगी लेकिन आप हमारा चिन्ह लीजिए, अगर वो चिन्ह को मानते हैं। आप कह रहे हैं कि आपने जयंत पाटिल को रिक्वेस्ट करने के लिए बोला? नहीं, राजू शेट्टी कह रहे हैं कि जयंत पाटिल ने आपको बोला कि उनको मशाल दो। नहीं, मैंने राजू भाई को फ़ोन किया था खुद कि अगर हमारे पार्टी का ये कहना है कि आप हमारे चिन्ह पर लड़िए, आपका जो एक मूवमेंट है किसानों का, हम उनके साथ रहेंगे, आपकी पार्टी भी रहेगी, लेकिन चिन्ह लेने में क्या ज़रूरत है, आप और कोई चिन्ह तो लेना ही चाहते हैं। ठीक सर, आप लोग साथ में चुनाव लड़ रहे हैं, हमने 2 सीटों की बात भी की। पहला जो चरण था महाराष्ट्र में चुनाव का, उससे पहले कोई जॉइंट रैली नहीं हुई? देखिए कोई ज़रूरत नहीं है, रैली तो हो रही है अभी। शरद पवार साहब, उद्धव जी एक साथ आ रहे हैं। हाँ, कांग्रेस के यहाँ के नेता और उद्धव जी एक साथ। और अभी कल भी हम शाम को, कल पूरे दिन हम अहमदनगर में थे, तो कल शरद पवार साहब थे, बाला साहेब थोरात थे, मैं था। जैसा जैसा समय मिलता है हम लोग एक साथ काम करते हैं। अगर किसी क्षेत्र में हमारी ज़रूरत है रैली की तो हम लोग जाते हैं ना। कल पूरा दिन हम एनसीपी की रैली में थे अहमदनगर में, नीलेश लंके खड़े हैं विखे पाटिल के सामने, तो हम 3 रैली पवार साहब के साथ वहाँ की, बाला साहेब थोरात भी थे। ये नहीं कि जहाँ जिसको ज़रूरत है वहाँ बुला लेते हैं। सर, मुंबई में बड़ी संख्या में उत्तर भारतीय समाज रहता है, बहुत बड़ी संख्या में गुजराती लोग भी रहते हैं, और एक मुंबई नॉर्थ ईस्ट सीट है जहाँ से संजय दिना पाटिल लड़ रहे हैं। उनको कुछ गुजराती सोसाइटीज़ में घुसने से रोका गया और कहा गया कि इस तरह की खबरें हैं कि अब वो जो गुजराती वर्सेस मराठी वाला इशू दोबारा खड़ा हो रहा है। आपको क्या लगता है? ये मुंबई क्या में किसी तरह का एग्रेशन है शिवसेना यूबीटी में गुजरातियों के अगेंस्ट? ये हम लोग नहीं कर रहे कुछ। अभी जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए हैं या अमित शाह गृह मंत्री बन गए हैं, तब से मुंबई के जो गुजराती समाज के लोग हैं कुछ जगह पे इस प्रकार का बर्ताव करते हैं। उनको लगता है कि दिल्ली में सब ऐसा ही रहेगा, गुजरात का ही राज रहेगा। लेकिन ये जो लोग हैं उनको ये भूल गए 1992 में उनकी माँ बहनें बेटियाँ की रक्षा हमने की है। ये भूल गए मोदी आने के बाद। बाला साहब ठाकरे थे, हम सब थे। अब उनको लगता है कि
मोदी और 100 साल रहेंगे दिल्ली में, अमित शाह जी रहेंगे। ये मुंबई को तोड़ना चाहते हैं, पूरा मुंबई लूटकर गुजरात में लेकर जा रहे हैं। आपको मालूम है, मुंबई की पूरी संपत्ति, मुंबई के उद्योग, पर वो मुंबई तो कह का रहे हैं जब व्यापार। बॉम्बे स्टेट था तब तो गुजराती का भी मुंबई उतना ही था। हमने ये कहाँ बोला कि नहीं है। यहाँ सालों साल से मराठी गुजराती एक साथ रहते हैं, कभी हमारा झगड़ा नहीं हो गया। जब से मोदी जी आए हैं या अमित शाह जी आए, तब से यहाँ के गुजराती का दिमाग फिर गया है। कुछ लोग हैं ऐसे, कुछ लोग, लेकिन हम उनके ऊपर आप ध्यान नहीं दे रहे। ये राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है उनका। देखिए, उनके पास ज़्यादा पैसा है, ये पैसे की मस्ती होती है कुछ लोगों के पास। हम लड़ने वाले लोग हैं देश के लिए, स्टेट के लिए, समाज के लिए। हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन हम लड़ेंगे। हम शूर लोग हैं, हम शिवाजी का वंशज है, हम लड़ेंगे ना। आप व्यापारी लोग हैं, आप उद्योगपति लोग हैं, तो आप पैसे के सब कुछ, पैसे के बल पर सबको खरीद लेते हैं, लेकिन हमको नहीं खरीद सकते आप। सर, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे बड़ा राज्य आपका है महाराष्ट्र, 48 सीटें, एमवीए चुनाव लड़ रही है, उधर महायुति है। आपके हिसाब से क्या नतीजा रहने वाला है? देखिए, महाविकास आघाड़ी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा। कोई नंबर देना चाहेंगे सर? जी हाँ, मैं क्यों नहीं, मैं ज़रूर दूंगा। 30 या 35 के अंदर हमारी सीटें रहेगी। 30 से 35 उसके बीच हमारी सीटें रहेगी। मान के चलिए इंडिया अलायंस चुनाव जीतता है, जैसे आपकी कामना भी होगी कि इंडिया अलायंस जीते, आप अलायंस में हैं और राहुल गांधी का नाम आता है प्रधानमंत्री पद के लिए, आप समर्थन करेंगे? डेफिनेटली करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। क्या वो गुण होंगे राहुल गांधी के जिसके चलते? मोदी जी में क्या गुण है? अब देखिए, 10 गुण मुझे दिखाइए। राम मंदिर बनाया, हमने भी उसमें योगदान दिया है, सभी ने दिया है। और क्या किया है? देश गरीब है, 85 करोड़ लोगों को फ्री में मुफ्त अनाज दे रहे हैं, मीन्स लोग गरीब है ना। 80 करोड़ लोगों को आप 5 किलो अनाज दे रहे हो, उसका मतलब लोगों के पास काम नहीं, लोगों को भीख मांगने पर मजबूर किया आपने। आपने लोगों को आत्मनिर्भर तो नहीं बनाया ना कि ये रोजगार है, आप ले लो। आज भी आप मंगलसूत्र के ऊपर वोट मांगते हो, मुसलमान आपका मंगलसूत्र खींच कर लेके जाएंगे। आपके पास 2 भैंसें होगी तो एक मुसलमान खींच कर लेके, ये आपका प्रचार का स्तर है। तो हम, देश चाहता है कि बदलाव हो। कोई भी प्रधानमंत्री हो, अगर राहुल जी आगे आते हैं और स्वीकार करते हैं, जरूर हम सपोर्ट करेंगे उनको, क्यों नहीं करेंगे। एक नेता है, पूरे देश में घूम कर आया है, देश की स्थिति समझ चुका है, लोग उनको चाहने लगे हैं। जो आपने उनको पप्पू पप्पू बनाया था ये लोगों ने, वो खत्म हो गया। अब राहुल गांधी नेता है देश का, लड़ने वाला नेता है और प्रामाणिक नेता है। कोई स्वार्थ उसमें मुझे नहीं दिख रहा है। सर, 2-3 किरदारों के बारे में और प्रश्न है, फिर उसके बाद एक अंतिम प्रश्न के साथ इस बातचीत को हम विराम देंगे। कुछ लोगों से आपका पाला पड़ता रहता है लगातार, बार बार। उनमें से एक नाम है कंगना रनौत का, मंडी सीट से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी। हार रही है कंगना, जो मेरी जानकारी है। देखो, कंगना से हमारा पाला नहीं पड़ा है, कंगना मेरी दुश्मन नहीं है हमारी। आप मुंबई में रहते हो, आप यहाँ की फिल्म इंडस्ट्री के एक हिस्सा हो, जिसको शिवसेना ने और बाला साहब ने हमेशा मदद की है। आप किसी भी पार्टी की हर व्यक्ति को अपनी विचारधारा होनी चाहिए। आप एक्टर है इसलिए आप किसी विचारधारा से जुड़ते हो, उससे हमें तकलीफ नहीं है। बहुत से एक्टर, सुनील दत्त साहब कांग्रेस के थे, बलराज साहनी कम्युनिस्ट विचारधारा के थे, हम उनको बहुत रिस्पेक्ट करते थे। हाँ, वो नाना पाटेकर कभी शिवसेना में काम करते थे। लेकिन आप अगर ये कहेंगे कि मुंबई पाकिस्तान है, तो ये कौन सहन करेगा। मुंबई को पाकिस्तान बनाया है, मुंबई एक मिनी पाकिस्तान हो गया है। इस प्रकार की भाषा अगर आप मुंबई के बारे में करें, जहाँ आप रहते हो, खाती हो, आलीशान मकान में रहती हो मुंबई में, हाँ, वो आप मंडी से लेकर आई थी क्या? यहाँ ही कमाया ना। जब आप यहाँ आई थी तो मंडी से लेकर आई थी क्या? आपने यहाँ काम किया है, हमने आपको काम करने दिया, हमने आपको समर्थन दिया, हमने आपको सब कुछ दिया मुंबई ने, और आप मुंबई को बोलते हैं पाकिस्तान है। कोई भी हो, चाहे कंगना हो या और कोई हो, हमारी रिएक्शन यही होती ना।
अगर हम मंडी में जाकर और कुछ कहेंगे तो उनके वहाँ के भूमिपुत्रों का अपमान है। हिमाचल की भी अपनी अस्मिता है, हर स्टेट की अपनी अस्मिता होती है, मुंबई की अपनी एक अस्मिता है। दूसरा नाम भी एक महिला का ये सर, नवनीत राणा। आप अमरावती गए थे और आपके एक बयान पर बहुत विवाद हुआ कि आपने कहा कि ये जो लड़ाई है वो एक डांसर से, एक बबली से, एक नाची से नहीं है। ये कहा गया कि आपने उन्हें नाचने वाली कह करके अपमान किया। उनका प्रोफेशन है। अभी डॉक्टर को डॉक्टर बोलेंगे ना, कोई डॉक्टर चुनाव लड़ता है, ये डॉक्टर है। कोई प्रोफेसर चुनाव लड़ता है, प्रोफेसर है। कोई पत्रकार चुनाव लड़ता है, प्रोफेसर। अब एक जिसका प्रोफेशन है, एक्टिंग करती है, तो डांसर है अच्छी, उसमें क्या है। हेमा मालिनी भी डांसर है। हेमा मालिनी, लोगों ने कहा उस टोन में प्रॉब्लम थी। क्या टोन है, क्या उसमें क्या है, जाकर बोला बाबा ये राजनीति करते हैं ये लोग, बहुत अच्छी डांसर है ये, डांस करने दो। उसमें गलत क्या है। अपने प्रोफेशन के बारे में आप इतने हेजिटेट क्यों करते हो, तो छोड़ दीजिए। एक अंतिम प्रश्न सर, मैं जानना चाहता हूँ, बहुत सारे जो पॉलिटिकल कमेंटेटर्स हैं वो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के नतीजों का इंतज़ार नेशनल पर्सपेक्टिव से तो है ही, बड़ा स्टेट है, पैसे वाला स्टेट है आपका, लेकिन लोग ये भी देखना चाहते हैं कि जो दो पार्टीज़ में टूट हुई है उनका भविष्य क्या होगा। और लोग ये भी कहते हैं कि इस तरफ उस तरफ जहाँ ज़्यादा वोट्स आएंगे वो पार्टी हो जाएगी मर्ज। क्या आज कोई भी संभावना बाकी है कि शिवसेना के जो दो हिस्से हैं वो एक हो जाएं? कभी नहीं होंगे। सबसे पहले अजीत पवार की पार्टी को एक भी सीट नहीं मिलने जा रही है। एनसीपी, चाहे चुनाव आयोग ने उसको चिन्ह दिए, अजीत पवार एक भी सीट नहीं जीत रहा है। यही हाल एकनाथ शिंदे और उनकी पार्टी का है। श्रीकांत भी हार रहे क्या? आप देखो ना क्या होता है, डेंजर जोन में है वो। आप पैसा फेंको लेकिन जनता आपके साथ नहीं आ रही है। शिंदे असली शिवसेना है ना, असली शिवसेना बीजेपी के साथ 22 सीटें लड़ती थी, ये 11-12 पर आ गए हैं, आपको ख़त्म कर दिया, और हम 21 सीटें लड़ रहे हैं। सर, राजनीति संभावनाओं का गेम है और बहुत सारी पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं। किसी ने नहीं सोचा था कि आप लोग कांग्रेस के साथ जाएंगे। दो धुरे थे, एक हो गए। आप कह रहे हैं कि शिवसेना के दो हिस्से एक नहीं होंगे, क्योंकि, और मैं इस स्टेटमेंट पे दोबारा इसलिए स्पष्टीकरण आपसे मांग रहा हूँ क्योंकि शिंदे गट के कई लोग शिंदे को पब्लिकली शिवसेना कहते मानते हैं नहीं है ना। कि मतलब मिलने की संभावनाएं थी। उद्धव ठाकरे चाहते थे, आदित्य ठाकरे सूरत तक भी जा रहे थे, लेकिन संजय राउत की वजह से एक नहीं हो पाया। मेरा क्या संबंध है। हमने उस वक्त कोशिश की कि ये लोग वापस आए, फिर पार्टी का काम मैंने अभी भी कोशिश की। करेंगे? अभी नहीं करेंगे, अब फाइल क्लोज है, अभी नहीं करेंगे। क्यों करना है, करना भी नहीं चाहिए। अगर शरद पवार को हम बार बार बोलते हैं, पवार साहब को, अब दरवाजे बंद करो, ये जो गए ना आपको छोड़कर, हम सुप्रिया को भी बोलते हैं, ये अभी भाई बहन की नौटंकी बंद होनी चाहिए। जिस तरह से आपको जलील किया है आपके पिताजी, इस उम्र में जो दुख दिया है, आप ये सहन नहीं कर सकते। हम लोग फाइट करते हैं पवार साहब के लिए, उनके लिए। जिनको छोड़ना था चले गए, ये सब लोग हारने वाले, हम उनको हराएंगे। आप देखो, कोई नहीं जाएगा विधानसभा में और पार्लियामेंट में। कुछ एक अंतिम सवाल, हमारे सोशल मीडिया पे जो ललन टॉप के दर्शक हैं, जब उन्हें हमने बताया कि हम संजय राउत से मिलने जा रहे हैं, तो आप बड़े पॉपुलर हैं वहाँ पे, तो कुछ सवाल वहाँ से भी आए हैं। एक दो सवाल बस उसके लेंगे, उसके बाद फिर हम इस बातचीत को देते हैं विराम। 1 सेकंड सर, 1 सेकंड लगेगा बस। ये है, हमने बताया दी ललन टॉप पर जल्द ही संजय राउत से बातचीत। एक सवाल आया है कि 2024 में केंद्र में इंडिया अलायंस की सरकार बनती है तो संजय राउत मंत्री होंगे, राज्यसभा में पहले से ही होंगे, कौन सा मंत्रालय लेना पसंद करेंगे? बात ऐसे है कि देखो, मंत्री पद का तो विषय, मैं 22-24 साल हो गया मैं पार्लियामेंट में हूँ, राज्यसभा में हूँ। मैं तब भी मंत्री बन सकता था ना, लेकिन मैंने हमेशा पार्टी, संगठन और सामना को ही महत्व दिया है। हमारी जो पावर है पार्टी की, ये सामना है और संगठन है। मैं हमेशा संगठन के साथ जुड़ा हूँ। मंत्री आते हैं, चले जाते हैं। एक कंगना से जुड़ा सवाल है, हमने उस पर बात कर ली है कि
एक अरशद अंसारी का है सवाल, उन्होंने कहा है कि ये उनकी भाषा है, मेरी नहीं, कि ये नए नए सेक्युलर चोला पहने शिवसेना वालों से पूछिए कि क्या आज भी इन्हें बाबरी मस्जिद गिराने पर गर्व है, क्या यही बात फिर से बोलकर मुसलमानों से वोट मांगेंगे? बात ऐसी है कि हमारे लिए चैप्टर क्लोज हो गया है, हमने राम मंदिर बना दिया, हमारा एक मकसद था। आपने बनाया राम मंदिर? सभी ने बनाया। मोदी जी आए, मोदी जी ने पावर थी, लेकिन जो हुआ है जी। एक बहुत बड़ा जो एक संघर्ष हुआ उसमें हम तो शामिल थे, वो तो अब रिकॉर्ड है, वो तो हम नहीं निकाल सकते ना, इतिहास है। बाला साहेब ठाकरे आरोपी नंबर एक्यूज नंबर 3 थे वहाँ, लगता है मैं भी एक्यूज हूँ उसमें। अभी भी चल रहा है? अभी भी चल रहा है ना, तो चलने दो ना। अब वही बात बार बार दोहरा के क्या फायदा, खत्म हो गया। सर, शिवसेना की राजनीति की एक बड़ा एक्सेस रहा है जो बीएमसी में चुनाव होते हैं और उसमें जो आप लोगों का प्रदर्शन रहता है। बहुत लंबे समय से यहाँ महापालिका में कोई नहीं है। आपके हिसाब से चुनाव कब होने वाले हैं? क्या आप अंदर खाने की बात सुन रहे हैं? मर्ज होंगे क्या विधानसभा के साथ? मुझे लगता नहीं चुनाव लेने से लोग डरते हैं। कौन डर रहा है सर? कौन डरेगा? बीजेपी और ये जो शिंदे गढ़ वगैरह लोग हैं। आप लोग तैयार हैं बीएमसी के चुनाव? कभी भी चुनाव लीजिए, हम तो 2 साल से इंतजार में बैठे हैं। चुनाव शाखा को लेके कोई झगड़ा नहीं हो रहा है कि किसकी कोई शाखा? नहीं। वो हमसे क्या झगड़ा करेगा, उनकी औकात क्या है? आज सत्ता में बैठे इसलिए औकात है। हमें सत्ता बित्ता इस चीज़ों को हम मानते नहीं। सत्ता आती है, सत्ता चली जाती है। हम लोग यहाँ बैठे, वहाँ सत्ता है। क्या करेंगे लोग, क्या करेंगे क्या? हमने सब कुछ झेला है, बंदूक की गोली भी झेली है, जेल भी देखा है बहुत बार। ये लोग डरपोक है इसलिए भाग गए ना। ये लड़ने वाले लोग हमसे क्या लड़ेंगे? हमसे डरपोक नहीं लड़ सकते। हम सड़क पर सड़क छाप लोग हैं, मैं आपको बोलता हूँ। हम हमेशा संघर्ष करेंगे। क्या है पावर, क्या होता है? विधानसभा भी एमपी साथ में मंत्री बनने से पावर आता है क्या? सिर्फ महाविकास आघाड़ी साथ में लड़ेगी विधानसभा चुनाव? डेफिनेटली अलायंस लड़ेंगे। में? हाँ, अलायंस में लड़ेंगे। देखिए ना, महाविकास आघाड़ी लोकसभा अलायंस में लड़ रही है और दोबारा उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनेंगे? देखिए वो बात आगे की है, ये बात आगे की है। उद्धव ठाकरे खुद तो मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे, हमने फोर्स किया सबने मिलकर। अगर ये गठबंधन की सरकार चलानी है, पहली बार महाराष्ट्र में कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी एक साथ आ रही है, तो एक ऐसा चेहरा चाहिए जो सबको एक्सेप्ट हो, स्वीकार करे लोग। पवार साहब ने भी यही कहा, राहुल जी ने भी यही कहा कि आप लीडरशिप करिए, तो मुख्यमंत्री बन गए। अगर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बात कायम रखी होती तो एकनाथ शिंदे बन जाते हैं या और कोई बन जाता पार्टी में। उद्धव जी का नाम ही नहीं था ना, उद्धव जी तो बनना नहीं चाहते थे, ये मजबूरी थी उनकी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद संजय राउत जी, आपने हमसे बात की। आपके एडिशन निकलने का वक्त हो रहा है, उसके बावजूद आप हमारे साथ 1 घंटे के लिए बैठे, लगातार प्रचार में व्यस्त हैं। आज ही मुंबई लौटे हैं हमें बताया गया। उसके बीच आपने लन टॉप के दर्शकों के लिए वक्त निकाला, उसके लिए आपका धन्यवाद। और हमारे दर्शकों ने इस बातचीत को देखा, उसके लिए उनका भी साधुवाद। मुंबई से प्रशांत के साथ मैं हूं निखिल। आप देखते रहिए दी ललन टॉप की चुनाव यात्रा।